आदाब। नमस्कार। अफसाने के सौरंग की इस महफिल में आपका स्वागत है। आज जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 8 दिसंबर 2015 है और आज और कल हमारी विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज पाकिस्तान के दौरे पर हैं और इस मौके पर अगले 2 दिन मैं आपको पाकिस्तानी अफसाना निगारों की कहानियाँ सुनाऊंगा। आज मैं आपको जनाब अशफाक अहमद का अफसाना सुनाऊंगा। जनाब अशफाक अहमद, जिनका सने पैदाइश है 1925, इनकी पहली तख्लीक, पहला अफसाना था तौबा, जो अदबी दुनिया में छपा। इसके अलावा उनकी जो मशहूर तख्लीक़ात हैं उनमें से कुछ के नाम हैं: एक मोहब्बत, 100 अफसाने, उजले फूल, सफ़र दर सफ़र, तोता कहानी, जो उनके टेलीविज़न ड्रामे थे। तो आज जनाब अशफाक अहमद का अफसाना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ और जिसका उन्वान है चोर। जी हाँ, चोर। माज़रत, बीच में कुछ सेकंड्स की खामोशी के लिए। तो आइए सुनते हैं अशफाक अहमद का कहा अफसाना चोर। डूबते चांद की मिट्टी रोशनी में उसने टट्टी के कदमचे पर खड़े होकर औरत की नाफ को आखिरी बार देखा। चर्बी की मोटी तह ने गहरी नाफ को नशीली आँख की तरह दुम्बालादार बना रखा था और निस्वारी दामन ने उस आँख के नीचे ख़ते मुस्तकीम खींच दिया था। दरअसल वो जिस कदमचे पर खड़ा था वहाँ से दामन की लकीर नीचे ही नज़र आती थी। एक लम्हे के लिए निस्वारी नकाब के ऊपर वो आँख से अपनी तरफ घूरती हुई दिखाई दी, लेकिन फिर अंधेरा छा गया और उसका चोर दिल शांत हो गया। वो टट्टी से बाहर निकला और दबे पांव चारपाई के पास से होता हुआ अंदर की तरफ चल दिया। उस अजीमुशान औरत के साथ उसका पिस्ता कद खाविन भी कुंडी मारे सो रहा था। उसने सिर्फ बनियान और जांगिया पहन रखा था और उसका एक जानू अपनी बीवी की रानों पर था। पास ही एक खटोली पर 2 बच्चे सो रहे थे। जब उसने अंदर कोठरी में पहुंचकर दरवाज़ा बंद किया तो उसका दिल ज़रा सा घबराया, लेकिन फिर उसने जी कड़ा करके जेब से छोटी सी टॉर्च निकाली और रुपये भर रोशनी का हाला फर्श पर छोड़ दिया। कमरे में धीमी सी रोशनी हुई और उसने आगे बढ़कर अलमारी का पट खोला। अलमारी दवाओं की बोतलों से भरी हुई थी और उसके बीच के खाने में छोटे से आईने के पास कंघी और सुरमेदानी पड़ी थी। उसने ऊपर और नीचे के खानों में रोशनी का रुपया फेंका, लेकिन वहाँ सिवाय दवाओं के और कुछ नज़र न आया। लकड़ी की तलेदानी में
ऊन की एक गुच्छी, कांच की चूड़ियों के चंद जोड़े, सर पर लगाने की पिनें और बिजली के एक बिल के सिवा कुछ भी न था। तलेदानी स्याह शीशम की थी और उसका बोझ काफ़ी था, लेकिन उसके बावजूद उसकी सीट अलमारी के तख्ते पर ठीक ना बैठी थी। उसने तलेदानी को एहतियात से उठाकर खोला और नीचे उसे मलमल के अस्तरदार रजिस्ट्री का लिफाफा दिखाई दिया। लिफाफा दोहरा तय किया गया था। उसके फटे हुए कोनों से अमल के धागे बाहर निकले हुए थे। उसने बड़ी सफाई से वो लिफाफा उठाया और टॉर्च दांतों में दबाकर उसे खोला। अंदर नए नए तयशुदा नोट पड़े थे। उसने लिफाफे को नाक के करीब लाकर सूंघा। ताज़ा नोटों से बरूज़ा और अलसी के तेल की खुशबू आ रही थी। उसने लिफाफा अपनी जेब में रखा। एक एक सिलाई दोनों आँखों में सुरमे की डाली और हौले हौले कदम उठाता बाहर सहन में निकल आया। मर्द ने अपना जानू औरत की रानों से परे हटा दिया था और दोनों एक दूसरे से दूर होकर गहरी नींद सो रहे थे। चोर ने आगे बढ़कर आहिस्ता से औरत का दामन अपनी चुटकी में पकड़ा और औरत के नंगे पेट को ढांपकर जिधर से आया था उधर से बाहर निकल गया। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंका और उसकी रफ्तार तेज हो गई। उसका दिल थोड़ी सी मुद्दत में इतनी बड़ी कामयाबी पर बड़ा मसरूर था और वो दिल ही दिल में सीटी बजाता हुआ अपनी राह चला जा रहा था कि अचानक उसे सुरमई अंधेरे में सड़क के आखिरी किनारे पर जिन दिखाई दिया, जिसका सर आसमान में था और टांगे ज़मीन पर। चोर के कदम वहीं रुक गए। वो जिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसका खून रगों में खुश्क हो रहा था। उसे अपने आप को इस बला से महफूज रखने के लिए सूरह नास की तिलावत शुरू कर दी और जब उसने अलज़ीयूसू कहा तो जिन बत्ती सी निकालकर ज़ोर से हंसा। नारंगी रंग का एक शोला लपका और दो खंभों पर वापडा के ट्रांसफार्मर का फ्यूज़ उड़ गया। जब चोर ने अपनी कोठरी में लालटेन जलाकर लिफाफा खोला तो उसमें से 100 का 1 और 10-10 के 7 नोट बरामद हुए। साथ ही नीले रंग के कागज़ पर लिखा हुआ एक खत भी था। जनाब भाई साहब, लानत हो आपकी दौलत पर और आपके रुपए पर, जो वक्त पर गरीब भाई के काम ना आ सका। इस दुनिया में जिसका कोई ना हो उसका खुदा होता है। हमने कुछ चीज़ें घर की बेचकर 100 रुपया बना लिया है। 50 रुपये उनके एक दोस्त से मिल गए और 20 रुपये दूसरे से। खुदा ने चाहा तो इस रकम से हमारा बल्लू बच जाएगा। मिलिट्री के डॉक्टर ने हमें बिल्लू के ऑपरेशन के लिए पिंडी बुलाया है। खुदा उसका भला करे, वो मुफ्त ऑपरेशन करेगा। आपसे तो गैर अच्छे हैं। अब हमें आपकी मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, माफ़ रखें। और जो रुपया आप हमें भेजना चाहते थे उससे फरीदा के कंगन बनवा दें। हम 170 में पूरा 1 महीना पिंडी में गुजार सकते हैं। परसों से इनकी छुट्टी शुरू है और हम सुबह की लॉरी से पिंडी पहुंच जाएंगे। खुदा आप जैसे भाइयों से महफूज रखे सबको। आमीन। खाकसार शकीला बेगम। एक्सक्यूज़ मी। ये ख़त पढ़कर
चोर के दिल पर एक घूंसा सा लगा और वो बत्ती बुझाकर और अपने कपड़े उतार कर चारपाई पर लेट गया। उसका ज़मीर उसे मलामत कर रहा था और उसे नींद नहीं आ रही थी। नंगे चोर ने उठकर कोने से ठंडी सुराही का पानी पिया और फिर बिस्तर पर लेट गया। इस वाक़े पर गौर करते हुए उसकी आंखें डबडबा गईं और 2 स्याह आंसू उसकी कनपटियों पर फिसलकर बालों में जज्ब हो गए। इस पशेमानी की हालत में उसे नींद आ गई। जब वो जागा तो सुबह के 10 बज चुके थे। वो ख़त और रुपए जेब में डालकर जाए वक़ू की तरफ रवाना हुआ। शकीला बेगम के घर के सामने शहतूत के छोटे से पेड़ तले एक एएसआई मेज़ पर कुर्सी डाले बैठा था और 2 सिपाही बारी बारी एक सिगरेट के कश लगा रहे थे। शकीला का पस्त कद खाविन था, थानेदार के सामने खड़ा, और थानेदार पेंसिल से कान खुजा रहा था। चोर उनके सामने से गुजरा और पीछे नज़र किए बगैर सीधा दूसरी गली में चला गया। बड़ी सड़क में बस स्टैंड के पास उसने खोखे वाले से सिगरेट की एक डिबिया खरीदी, लेकिन जेब में से बंधे हुए 170 रुपये होने की वजह से डिबिया वापस कर दी। दाता दरबार जाकर उसने 2 रकात नमाज कफ़ारा अदा की। फव्वारे का पानी अपनी सुरमा लगी आंखों पर फेरा और मज़ार की तरफ मुंह करके उल्टा चलता हुआ जूतों वाले के पास पहुंच गया। जूते पहनकर उसने जेब में हाथ डाला और नोटों पर उंगलियां फेरता रहा। फिर उसने हाथ बांधकर कहा, बाबा जी माफ़ करना, इस वक्त हाथ खाली है। जूतों वाले ने हाथ के इशारे और टेवरी के चढ़ाव से कहा, जा जा दफ़ा हो। वहाँ से दफ़ा होकर वो सीधा भाटी अपने दोस्त के पास पहुँचा और उससे 2 रुपये हाथ उधार लेकर लंडे चलाया। यहाँ 8 आने की उसने रोटी खाई। 1 रुपया बैठक में जाकर हार दिया और बाकी 8 आने 3rd क्लास के मुसाफिर खाने में फ़कीरों को बांट दिए। रात भर चोर अपने ज़मीर के साथ झगड़ता रहा, लेकिन उसे कामयाबी नसीब न हुई। सुबह उसने अपने ज़मीर के आगे हथियार डाल दिए और मस्जिद के सक्कादे में ठंडे पानी से नहाने के बाद वो सीधा शकीला बेगम के घर पहुंचा और कुंडी खटखटाकर जेब में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसका इरादा था कि जो ही कोई दरवाज़ा खोलेगा वो रजिस्ट्री वाला लिफाफा उसके कदमों में फेंक कर हवा हो जाएगा और फिर कभी उधर का रुख न करेगा। दरवाज़ा खुला। उसके सामने शकीला बेगम का पस्ता कद खाविन खड़ा था। चोर ने अपनी जेब से लिफाफा खींचकर जब पस्ता कद आदमी के सामने मुट्ठी खोली तो उसके हाथ खाली थे। उसने अपना पूरा हाथ खोलकर कहा, मेरा नाम महमूद अली है और मुझे कुरैशी साहब से मिलना है। शकीला के खाविन ने उससे हाथ मिलाते हुए कहा, माफ़ कीजिए, यहाँ कोई कुरैशी साहब नहीं रहते। चोर ने कहा, यह मकान नंबर 367 नहीं क्या? जी नहीं। शकीला बेगम के खाविन ने माजरत भरे लहजे में कहा, यह मकान नंबर 376 है। ओह माफ़ कीजिएगा। चोर ने अपना हाथ एक बार फिर उसके सामने फैलाया और हाथ मिलाकर इत्मीनान से चल दिया। रास्ते में उसके ज़मीर ने उसे फिर लानत मलामत करना शुरू किया। चोर ने चाय वाले की दुकान पर बैठकर ज़मीर को समझाया
कि उसने ईमानदारी से रुपया वापस कर देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके हाथ और उसकी उंगलियों ने साथ ही नहीं दिया। वो क्या करता? अपने ज़मीर के साथ 3 दिन और 3 रातें झगड़ा करने के बाद चोर की कुव्वत मदाफ़त जवाब दे गई। उसे अपने अंदर के चोर पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था और वो अपनी तवज्जो किसी और तरफ लगाना चाहता था। चुनांचे उसने एक शाम जेल रोड के सर्वेंट क्वार्टर से ट्रांजिस्टर रेडियो चुराया और लंदन जाकर बेच आया। 45 रुपये उसके 3-4 दिन गुजारने के लिए काफ़ी थे और ये 3-4 दिन के लिए लाहौर छोड़कर कसूर चला गया। तसव्वुर में हज़रत बुल्ले शाह के करीब में रहकर उसे बड़ा सुकून मिला, लेकिन उसके ज़मीर को यहाँ भी आसूदगी मैसर न आई। शाम मस्जिद में सोने से पेशतर उसका ज़मीर उससे एक ही सवाल पूछता कि अगर तुम इस रुपये की अपनी इस तरह हक हलाली कमाई समझते हो जैसी तुमने ट्रांजिस्टर रेडियो से हासिल की है, तो फिर इसे खर्च क्यों नहीं करते? जेब में क्यों लिए फिरते हो? चोर उसका एक ही जवाब देता कि अभी मुझे इस खर्चे की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए नहीं खर्चता। जो ही ज़रूरत पड़ेगी खर्च लूँगा। लेकिन उसका दिल इस जवाब से मुतमईन न होता था और उसे कच्चा सा जवाब समझता था। चोर हैरान भी था और नाखुश भी। उसे ये चोरी बहुत महंगी पड़ी थी, ना काम आती थी ना जान छोड़ती थी। आखिर उसने फैसला किया कि वो शकीला बेगम का खत फाड़ डाले जो उन रुपयों के साथ रखा हुआ था। चुनांचे उसने एक शाम बाहर खेतों में रेल की पटरी पर बैठकर वो खत फाड़कर उसके पुर्जे हवा में उड़ा दिए। रात जिस वक्त वो सोने के लिए मस्जिद की सफ पर लेटा तो उसका ज़मीर फिर उसे लानत मलामत करने लगा। चोर एक हफ्ते कसूर में गुजारने के बाद फिर लाहौर पहुंच गया। मरतक चुंगी पर लॉरी से उतरते ही वो सीधा शकीला बेगम के घर की तरफ रवाना हुआ। उसने रास्ते में रजिस्ट्री वाला लिफाफा एक नाली में फेंक दिया। 170 के नोट एहतियात से जेब में डाल लिए। जब वो गली के मोड़ पर पहुंचा तो अंदर से एक बच्चे का जनाजा बाहर निकल रहा था। उसका एक पाया पस्त कद आदमी के कंधे पर रखा था और वो जार जार रो रहा था। चोर ने आगे बढ़कर पस्त कद आदमी की जगह कंधा दिया, फिर उसे एक दूसरे आदमी ने कंधा बदल लिया। एक सफ़ेद रेश बुजुर्ग शकीला बेगम के खाविन को बगल में लेकर चल रहा था और उसे सब्र की तलकीन कर रहा था। एक और नौजवान जो गम नसीब के दफ्तर का साथी मालूम होता था कह रहा था मिलिट्री अस्पताल से ऑपरेशन का बुलावा भी आ गया। कर्नल साहब ने वादा भी कर लिया था मुफ्त ऑपरेशन का, और ये कोई नया ऑपरेशन भी नहीं होता, बस ज़रा दिल की नाली में उंगली डालकर उसे खोलना होता है। मामूली ऑपरेशन है जी, लेकिन अगर वक्त गुजर जाए तो बस फिर यही होता है, अल्लाह का हुक्म। शकीला का खाविन दहाड़े मार कर रोने लगा और 2-3 आदमी मिलकर चोर को बुरा भला कहने लगे जिसने सफ़र खर्च की सारी रकम चुरा ली थी। चोर के ज़मीर ने जैसे उसकी गुद्दी में ज़ोर का धप्पा मारा और वह जानुओं के बल सड़क पर गिरा। 2 आदमियों ने उसे कंधे से पकड़कर उठाया और उसके छिले हुए जानुओं पर हाथ फेरा। शकीला के खाविन ने चोर को तशक्कुर और मोहब्बत भरी नज़रों से देखा।
और जनाजा मियानी साहब पहुंच गया। जब बच्चे को दफना कर सब लोग चले गए तो चोर बड़ी देर तक कब्रिस्तान की दीवार पर बैठा रहा, और जब शाम काफ़ी गहरी हो गई तो वो आहिस्ता से उठा और जनाजा गाह के फुलेरों के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने फूलों से भरा हुआ एक झाबा 12 रुपए में ख़रीदा और सक्के को साथ लेकर ताज़ा बनी हुई कब्र पर पहुंच गया। जब सक्का उसकी मर्जी के मुताबिक कब्र को तरबतर कर चुका तो उसने 3 रुपये उसकी हथेली पर रख दिए और हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। और जब चोर कब्रिस्तान से बाहर निकला तो ठंडी हवा चल रही थी। उसने बाकी के 155 में से 10 का नोट और निकाला और खोखे वाले से बोला, 1 डिब्बी कैप्सन, 4 पान। और ठंडी हवा का लुत्फ लेने के लिए चोर खंबे के साथ लगकर खड़ा हो गया और शुक्र करने लगा कि उस एक नेक काम से उसके ज़मीर का बोझ बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये थी आज की कहानी। कल फिर आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।